नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक और विचारकों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे थॉमस हिल ग्रीन के विचारों के बारे में। ग्रीन जो थे वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। उनके ऊपर आदर्शवाद एवं उदारवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि उन्हें आदर्शवाद व उदारवाद के समन्वयकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीन के द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गईं, लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं जो थीं वो उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता और दूसरी राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान। हालांकि ग्रीन के जीवन काल में उनकी किसी भी रचना का प्रकाशन नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य जो थे R.L. नेटलशिप, उन्होंने उनके संपूर्ण विचारों को कुछ खंडों में प्रकाशित किया। आज हम ग्रीन के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन के विचार। ग्रीन ने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को मनमानी करने की छूट है। हस्तक्षेप का अभाव मात्र केवल और केवल नकारात्मक स्वतंत्रता में देखा जा सकता है, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ हम मनमानी करने की छूट से लें तो उसमें और उच्छृंखलता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए स्वतंत्रता के दो लक्षण उन्होंने बताए। पहला है स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा है जिससे कि व्यक्ति के उन्नति में सहायक हो सकती है, और दूसरी है यह सकारात्मक होती है, यानी हस्तक्षेप का अभाव ही नहीं वरन ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो सके। ग्रीन ने मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया है और उसका लक्ष्य जो है वो अन्य प्राणियों और समाज के हित संपादन को करना है। जो व्यक्ति के इस उद्देश्य को पूरा करे और व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, ऐसे कार्य क्या कहलाते हैं? स्वतंत्रता। व्यक्ति को कुछ बुरे कार्य करने में भी क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उससे उसकी आत्मा का विकास नहीं होता है। इसलिए उसे बुरे कार्यों को न करने देना ही स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार ग्रीन ने अपने विचारों में स्वतंत्रता को केवल एक साधन के रूप में स्वीकार किया है और ये माना है कि सामाजिक कल्याण में सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। दूसरे राजनीतिक विचार के अंतर्गत ग्रीन ने अधिकारों पर लिखा है। अधिकारों के अंतर्गत ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक व स्वाभाविक नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिन्हें समाज अपने कल्याण की दृष्टि से स्वीकार करता है। अब वह कहता है कि ये अधिकार जो हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो स्वाभाविक स्वातंत्र्य भावना होती है उसके अनुरूप यह चाहता है कि उसे अमुक कार्यों को करने की सुविधा प्राप्त हो ताकि वह अपनी उन्नति कर सके। वह समाज से इन सुविधाओं की मांग करता है और इसके साथ ही विवेकशील प्राणी होने के कारण वह व्यक्ति यह भी स्वीकार करता है कि जिस तरह मुझे इन सुविधाओं की आवश्यकता है उसी तरह अन्य व्यक्तियों को भी इन सुविधाओं की आवश्यकता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग करता है और अन्य व्यक्तियों के लिए भी मांगों के औचित्य को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार अधिकार जो है व्यक्ति की हालांकि व्यक्तिगत मांग है और उस व्यक्तिगत मांग को समाज के द्वारा स्वीकृति और संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो उसने अधिकार के दो तत्व बताए हैं, व्यक्ति की मांग और समाज के द्वारा मांग की स्वीकृति। तीसरा राजनीतिक विचार
ग्रीन का है, राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। यह ग्रीन का एक ऐसा वाक्य था जिसने राजनीति में ग्रीन के विचारों को काफ़ी ऊपर तक पहुंचाने में मदद की। ग्रीन ने यह माना कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का उद्भव होता है। साधारणतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का भी सम्मान करता है, लेकिन जब क्रोध, घृणा या स्वार्थ उसके ऊपर हावी हो जाता है तब वह क्या करता है, दूसरे के अधिकारों की अवहेलना करने लगता है। अधिकारों की अवहेलना सार्वजनिक दृष्टि से वांछनीय नहीं कही जा सकती और सभी की यह समान इच्छा होती है कि सभी परिस्थितियों में सभी के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए और इसीलिए राज्य की सृष्टि होती है। तो राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों की सामान्य इच्छा का मूर्त रूप है और राज्य का आधार जो है वो यही इच्छा होती है। क्योंकि ग्रीन ये कहता है कि अगर शक्ति राज्य का वास्तविक आधार होती तो पुलिस और सेना के व्यक्ति के द्वारा राजकीय आज्ञाओं का पालन क्यों करवाया जाता। इसी तरह ग्रीन शक्ति को एक अस्थायी तत्व के रूप में मानता है और राज्य को स्थायी तत्व के रूप में। इसी प्रकार वह कहता है कि राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता तो यह कब का समाप्त हो गया होता, क्योंकि राज्य का आज भी अस्तित्व है। तो इसका प्रमाण यह क्या प्रमाणित करता है कि राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। इसी तरह राजसत्ता का आधार केवल दंड का भय होता तो मनुष्य की आज्ञा पालन की भावना उसी समय तक कार्य कर सकती थी जब तक कि उसके सामने वह भय रहता। लेकिन हम ये देखते हैं कि राजकीय आज्ञाओं का पालन व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, क्योंकि राजसत्ता जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। इसी तरह राज्य के नागरिकों में सहयोग, न्याय, ईमानदारी की भावनाएं भी होती हैं और ये भावनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। इसी तरह ग्रीन ने राज्य के कार्यों का भी प्रतिपादन किया है और ग्रीन के अनुसार राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। किंतु ग्रीन यह भी कहता है कि राज्य की नैतिक संस्था होते हुए भी नैतिकता के विकास का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। इस कारण राज्य दंड शक्ति या बल प्रयोग पर कार्य कर सकता है जिनके आधार पर व्यक्ति की नैतिकता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ग्रीन निरंकुश राज्य का कभी भी समर्थन नहीं करता है। वह कहता है कि राज्य को आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टिकोण से सीमित रहना चाहिए। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति को सीमित किया जा सकता है कि कानून व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही नियंत्रित कर सकता है, उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों को नहीं। ग्रीन राज्य के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कार्यों की बात करता है और ये मानता है कि अगर राज्य को लगता है कि व्यक्ति के गलत आचरण से राज्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार में बाधा पहुंच सकती है तो व्यक्ति को ऐसे कार्य से रोका जा सकता है। अगला जो विचार है वह है प्रभुसत्ता संबंधी विचार। ग्रीन ने रूसो और ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचारों के ठीक विपरीत अलग ही तरीके से प्रभुसत्ता संबंधी विचार प्रतिपादित किए हैं। वह प्रत्येक विधि का स्रोत निश्चित मानता है और विधियों को परंपराओं से अलग मानता है, क्योंकि विधियां पार्लियामेंट, शासक आदि के द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि परंपराओं का स्रोत निश्चित नहीं होता। ग्रीन आंशिक रूप से ऑस्टिन के
प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत से सहमत है, लेकिन अंत में वह रूसो की सामान्य इच्छा के प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। वह ऑस्टिन और रूसो के प्रभुसत्ता के लक्षणों का समन्वय करता है और कहता है कि प्रभुसत्ता का अंतिम निवास स्थान सामान्य इच्छा है, किंतु विभिन्न राज्यों में उनका प्रयोग कुछ निश्चित उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है। राजनीतिक विचारों में अगला विचार है दंड संबंधी विचार। दंड के संबंध में उस समय 3 सिद्धांत प्रचलित थे: प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत और सुधार सिद्धांत। ग्रीन ने इन तीनों ही प्रचलित सिद्धांतों का विरोध किया है, इनको पूर्ण रूप से वह स्वीकार नहीं करता और वह ये कहता है कि दंड में प्रतिशोध, निवारण और सुधार, इन तीनों का समावेश होना चाहिए। यानी वे किसी एक सिद्धांत के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह कहता है कि तीनों के तत्वों का समावेश होना चाहिए। वह कहता है कि दंड का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना और इसमें जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना है। प्रत्येक अपराध के लिए सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। चोरी या डकैती ये व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था पर आघात कहा जा सकता है। इन अधिकारों से समाज की स्थापित अवस्थाओं और अधिकार जो हैं उन पर सीधा कुठाराघात होता है। तो इसे रोकने के लिए राज्य अपराध की प्रेरक शक्ति का विध्वंस, उत्तम जीवन की बाधाओं का निवारण, इस प्रकार से उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। यानी राज्य जो है वो दंड के द्वारा सुव्यवस्थित जीवन के मार्ग के जो बाधा है उसको रोकता है और दंड का भी ग्रीन नैतिक प्रयोजन मानता है। यानी उसका अंतिम उद्देश्य है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे समाज का प्रत्येक सदस्य अपने नैतिक विकास के लिए आवश्यक कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। राजनीतिक विचारों में उसने संपत्ति के संबंध में भी अपने कतिपय विचार प्रस्तुत किए हैं। वह व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति के पास अधिक पूंजी होने से दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचती, वह गरीब नहीं होता, क्योंकि पूंजी का विस्तार जो है वो अपरिमित मात्रा में हो सकता है। श्रमिक भी परिश्रम करें तो पूंजीपति बन सकते हैं। वह संपत्ति वरन संपत्ति की विषमता को भी उचित मानता। वो कहता है कि एक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए और उच्च और निम्न 2 वर्ग जो हैं संपत्ति के आधार पर हो सकते हैं, क्योंकि समाज का कल्याण इसी में है कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में रहें और उसके अनुसार उनकी संपत्ति व आर्थिक दशा भी अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। अगला जो विचार है ग्रीन का, व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार। ग्रीन यह मानता है कि व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करे, तब तक पालन करे जब तक उसे लगे कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगे कि राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसे में नागरिकों को ये अधिकार है कि वह राज्य की आज्ञा पालन का विरोध कर सकता है। ग्रीन के द्वारा विभिन्न विचारों को हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन के विचारों की आलोचना। विभिन्न तथ्यों के आधार पर ग्रीन के विचारों की आलोचना की जाती है, जिसमें पहला है रूढ़िवादी एवं अनुदार दृष्टिकोण। ग्रीन का दृष्टिकोण रूढ़िवादी और अनुदार कहा गया है। उसने यह माना कि संस्थाएं विवेक की प्रतिमूर्ति होती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ जिस रूप में है वह ठीक है।
यह कहा जा सकता है कि उसका झुकाव वर्तमान जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने में है, किसी प्रकार के परिवर्तन में वह विश्वास नहीं करता है। इसी तरीके से संपत्ति की विषमता को जो उसने समर्थन दिया है वह भी उसका प्रगति विरोधी और अनुदार दृष्टिकोण कहा जा सकता है। दूसरी आलोचना की जाती है अत्यधिक बौद्धिक दृष्टिकोण। ग्रीन के संपूर्ण दृष्टिकोण को अत्यधिक बौद्धिक कहा गया है। उसके द्वारा उन अचेतन तत्वों पर ध्यान दिया गया है जो कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। अपने दंड के संबंध में जो विचार ग्रीन के द्वारा बताए गए हैं वो व्यक्ति की मनोवेगों और भावनाओं को बिल्कुल ही भुला देते हैं। वह व्यक्ति को इतना चेतन और बौद्धिक प्राणी मानता है जो कि वास्तव में संभव नहीं है। तीसरी आलोचना है मिथ्या मान्यताओं पर आधारित। ग्रीन का जो दर्शन है वो उसके अंतर्गत वह व्यक्ति को एक श्रेष्ठ प्राणी मानता है, उसे आध्यात्मिक, नैतिक और समाज कल्याण के गुणों से पूर्ण मानता है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? ठीक इसके विपरीत है। मनुष्य में केवल दिव्य गुण ही नहीं होते वरन आसुरी प्रवृत्ति भी विद्यमान होती है और इन दोनों के बीच में सदैव संघर्ष चलता रहता है। तो इस प्रकार से ग्रीन के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो मिथ्या मान्यताओं पर आधारित कहे जा सकते हैं। अगला विचार है प्रभु सत्ता का दोषपूर्ण सिद्धांत। ग्रीन के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए वो उसकी आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि ग्रीन ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा का समर्थन पाने पर ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ग्रीन ने अपने सिद्धांत में ऑस्टिन के प्रभुता सत्ता सिद्धांत और रूसो के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया है जो कि जिसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए ग्रीन के विचारों को असंगतिपूर्ण विचार भी कह सकते हैं। ग्रीन के विचारों की आलोचना हमने देखी, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ग्रीन के विचारों की राजनीतिक दर्शन को महत्वपूर्ण देन रही हैं। उन देन में पहला आता है उदारवाद और आदर्शवाद के बीच समन्वय। ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उसने राज्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए, जैसा कि उसने कहा राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। इसका मतलब है कि वो राज्य को सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप स्वीकार करता है और बल को उस रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा उसने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का भी समर्थन किया, यानी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से राज्य की शक्तियों पर कुछ सीमांकन किया। इसके अलावा स्वतंत्रता के संबंध में भी ग्रीन ने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति नहीं बल्कि करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार ग्रीन ने अपने विचारों के माध्यम से उदारवाद और आदर्शवाद के दोषों को दूर कर एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया।